हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। मैं हूं निशांत शर्मा। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बाकी सब टॉपिक से बिल्कुल ही अलग है। ये इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप एक रेवोल्यूशन बोल सकते हो, जो है रैपिडेक्स टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं। तो एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो 2003 में स्टेब्लिश किया जाता है, एंड इसका मेन मोटिव यही होता है कि ट्रैफिक जो भी यानी एनसीआर रीजन के अंदर है उसको कैसे यानी कोऑर्डिनेट किया जा सके ताकि रोड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो सके। एनसीआर रीजन के अंदर काफ़ी मेन इंडस्ट्रियल हब आते हैं, जैसे कि नीमराना आपको पता है, मानेसर है, पावल है। तो इनको कैसे इजीली कनेक्ट किया जा सके ताकि दिल्ली से हम इन सभी रीजन में जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके बाद जो एनसीआरसीटीसी इसका ही प्रोजेक्ट है आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। आरआरटीएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रोड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम की जाए। आरआरटीएस खुद में एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम का मतलब है कि यह उस रीजन के मेन जो एयरपोर्ट्स रहेंगे, मेन स्टेशंस रहेंगे, मेन बड़े रेलवे स्टेशन के अलावा जो बड़े मेट्रो स्टेशन रहेंगे उनको भी कनेक्ट करता हुआ जाएगा। एनसीआरटीसी ने एनसीआर रीजन के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इसे मेनली 8 कॉरिडोर्स में डिवाइड किया। जो आरआरटीसी का प्रोजेक्ट था उसी के अंदर इन 8 कॉरिडोर को बांटा गया। उसमें से जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहला रखा गया वो दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी अलवा। उसके अलावा एक आया हमारा दिल्ली बहादुरगढ़, फिर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ऐसे करके टोटल 8 कॉरिडोर में डिवाइड किया। इसमें से 3 मेजर कॉरिडोर्स जो फेज़ 1 के अंदर रखेंगे, जिसे कंप्लीट करने का टारगेट 2032 रखा गया। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो सबसे पहले जिसका टारगेट 2025 रखा गया वो हमारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ है। उसके बाद इन्होंने रखा दिल्ली सोनीपत पानीपत, एंड द थर्ड नंबर पे आया दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी एंड अलवर। जैसा आपको निशान ने बताया कि पहले 3 मेजर जो कॉरिडोर्स हैं फेज 1 के अंदर वो कंप्लीट होंगे, तो उन्हीं में से एक कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो भी 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। एंड इसमें 14 मेजर स्टेशन हैं। ये दिल्ली सराय काले खां से स्टार्ट होकर मेरठ में मोदीपुरम तक जाएगी, एंड टोटल इसकी लेंथ अराउंड 84 किलोमीटर्स है। एंड लेस देन 1 आवर के अंदर ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट कर लेगी। एंड इसकी एक्चुअल स्पीड 180 kmph है, ऑपरेशनल स्पीड इसकी 160 है, लेकिन 14 स्टेशंस हैं बीच में, तो एवरेज स्पीड अराउंड इसकी 100 kmph है। एंड लेस देन 1 आवर के अंदर ये पूरी दिल्ली से मेरठ तक का जो पूरा रास्ता है वो ये कंप्लीट कर देगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वही होता है कि जब ऑलरेडी एनसीआर रीजन के अंदर इतनी अच्छी फुली डेवलप्ड मेट्रो काम कर रही है तो फिर क्या जरूरत है रैपिडेक्स या एक नया प्रोजेक्ट लेके आने के लिए। तो जो मेजर डिफरेंस मेट्रो और आपको रैपिडेक्स में मिलेगा वो ये है कि मेट्रो जैसे हर 2 या 3 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में उसका स्टॉपेज आता है, जिस चक्कर में उसकी ऑन एवरेज स्पीड जो है वो बहुत डिक्रीज कर जाती है। बट अगर किसी एनसीआर रीजन के एक एंड से दूसरे एंड तक किसी आदमी को जाना है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रैपिड उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप देखोगे दिल्ली से लेकर मेरठ तक सिर्फ 14 स्टेशन उसके मेन मेजर स्टेशन रखे, जिसके अंदर भी उन्होंने जो आईएसबीटी होते हैं हमारे इंटरस्टेट जो बस स्टैंड्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया उन्होंने। मेजर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो उनके एयरपोर्ट्स आएंगे, जो एयरपोर्ट रहेंगे उन एयरपोर्ट को भी उन्होंने लिंक करने की बात की है। इसके अलावा अगर हम इसको हमारी कन्वेंशनल रेलवे से कंपेयर करें तो रैपिडेक्स बहुत लेवल में उससे डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट छोटे स्टेशन से कनेक्ट कर रही है ये आपको, एज कम्पेयर टू इंडियन रेलवे जो बहुत मेजर जंक्शंस पे ही रुकती है। उसके अलावा बात करें रिलायबिलिटी और बाकी आप क्लीननेस की बात करोगे, उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करोगे तो रैपिडेक्स मेट्रो से तो 3 गुना फास्टर है और कन्वेंशनल लेवल से तो आपको काफ़ी टाइम्स फास्टर मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं वाई रैपिडेक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन एनर्जी। जो रैपिडेक्स है वो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है, तो वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करती है क्योंकि इससे कोई भी एयर पोल्यूशन होने वाला ही नहीं है। ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है डीकार्बोनेशन, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट का जो हमारा टारगेट है 2070 तक हमको नेट जीरो अचीव करना है, तो उसके अंदर ये हमें काफ़ी सपोर्ट करेगी ये टेक्नोलॉजी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि रोड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी बहुत कम हो जाएगी अगर ये सभी 8 कॉरिडोर्स पर अगर काम करने लग जाए, स्टार्ट हो जाए 2032 तक, तो रोड पर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि यार आप सबको पता ही है, अगर दिल्ली से हमें गुड़गांव अगर बाय रोड जाना पड़ जाए ट्रैफिक के अंदर या बारिश के अंदर अगर फंस गए ना तो बस फिर गए 4-5 घंटे तो आराम से। ठीक है। तो जो रोड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ही खत्म कर देगी रैपिडेक्स। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इसकी ऑपरेशनल जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड जो निकल के आती है सब स्टॉपेज में रुकने के बाद भी वो 100 किलोमीटर पर आ जाती है। तो ये एज़ कम्पेयर टू बाकी कन्वेंशनल जो रेलवेज़ है हमारी जो मेट्रोज है उससे ये फास्ट है, रिलायंट है। जो इसमें आप
नई ट्रेन है, सीट्स भी नहीं होंगी, मोर कंफर्टेबल। और लास्ट में अगर बात करें तो एनसीआर रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, आप ये बोल सकते हो कि पूरा जो इंडस्ट्रियल हब है हमारा वहाँ का, उस हब को कनेक्ट करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मेट्रो ने पूरी दिल्ली को कनेक्ट कर दिया है, वैसे बचे हुए एनसीआर रीजन को कनेक्ट करने के लिए हम रैपिडेक्स को एक ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इस टॉपिक को जितना सिंपल रखने की कोशिश उतना सिंपल रखा है, इसमें हमने टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा डाली नहीं है। अगर आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंडियन रेलवे जो नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जैसे गतिशक्ति यूनिट हो गया, अमृत भारत हो गया, या चेनाब ब्रिज जो बन रहा है अपना, उनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बताएं किस तरह के टॉपिक आपको चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।